हमारा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर में भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पहलुओं को बता दिया था, तो वो मैं पहले आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझना जरूरी है वो मैं समरी में आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को कंटिन्यू करेंगे, और जिस पूछेंगे कोई भी बता सकता है, कुछ भी, सबको बताने का ऑप्शन है। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या हैंड रेज करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को देखते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम समरी में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा बताऊंगा तो ये लेंदी भी हो जाएगा। नॉर्मली थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो एक थ्योरी है जो पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लोग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को पॉजिटिव लॉ के बारे में, पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये एक प्रकार का, इसको इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि ये लीगल ऑर्डर नहीं है, ये जो है एक प्रकार का एक्सक्लूसिव बनाया गया है ताकि कोई पर्पस पूरा हो सके किसी भी ऑब्जेक्ट का। उदाहरण के तौर पे कि कोई ऑब्जेक्ट है कि हम लोगों ने एक लॉ बनाया है, ऑब्जेक्ट हमारा था कि हमको एलजीबीटी को राइट देना है, तो एक ऑब्जेक्ट था, इसीलिए हम लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर दिया एलजीबीटी का, और उनका बहुत कुछ अलाउ कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट को लेके हम लोगों ने उससे चीजों को डिस्क्राइब कर दिया, जो डिस्क्राइब किया वही लॉ का एक फॉर्म ले लिया। तो यही इनका उदाहरण बताने का तरीका था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में, कि आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा, उस ऑब्जेक्ट के आधार पर आपको लॉ बनाना है, ठीक है। यही टेंशन का थ्योरी था, मैं सभी में बता रहा हूँ और भी मैं अच्छे से बताया हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ, और जो लॉ है वो कोशिश करता है कि कैसे लॉ क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, बस लॉ ये नहीं बताने का प्रयास करते हैं टेंशन की हाउ ऑट इट टू बी, वो कैसा होना चाहिए या ये होना चाहिए, नहीं, लॉ क्या है और कैसे होगा। उदाहरण के तौर पे कि लॉ क्या है, लोग मर्डर कर रहे हैं तो लॉ क्या है कि फांसी मिलेगी और 302 में उन पर से चलाया जाएगा केस, तो यही है बस। इनके कहने का मतलब है कि लॉ क्या है और कैसे होगा, बस इतना ही होना चाहिए। बाकी कैसे होगा, क्यों होगा, ये एलोबरेट करके बताने की कोशिश नहीं। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए, ये इनका लेना देना नहीं है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। व्हाट इज लॉ एंड हाउ इट टू बी, ये कैसे होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं होना चाहिए, आ रहा है, ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है। लॉ जो है वो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये मैं समरी में बता रहा हूँ। तो जो भी है, केल्सन ने जो है, केल्सन कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। और ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। एनालिटिकल स्कूल वाले होते हैं ना, जो एनालाइज करते हैं चीजों को, क्या सही है क्या गलत है, उसी को लोग एनालिटिकल बोलते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है क्या टुगेदर वी कैन जी, बोलिए, आपका ऑन है माइक, बताइए। नो सर, माइक ऑफ रखिए, इको होता है ना आवाज। हाँ, तो एक बार में एक माइक खुला रखना चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो भी है हेंस केल्सन ने थ्योरी दिया था, ये ऑस्ट्रिया के थे आप लोग, और ये ओरिजिनल एनालिटिकल थॉट के थे, 20th सेंचुरी के थे, और इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बताया। इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि हम लोग किस तरह से इलिमिनेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से और उसके डिस्क्रिप्शन से, जो कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये है मैरिज है, तो मैरिज से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से जो चीजें हैं उसको इलिमिनेट करेंगे कि हाँ किस किस चीजों के लिए लॉ बनाना है। सभी चीजों के लिए अगर हम लोग लॉ बना देंगे तो बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को इलिमिनेट करके लॉ बनाया जाता है। तो इनके अनुसार जो भी है, इसका मतलब है कि साइंस से फ्री होना चाहिए और कोई एलियन एलिमेंट नहीं होना चाहिए इनके अनुसार। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि साइंस से फ्री होना चाहिए मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशन को ही लॉ बना दे, ये कह दे कि कोई ग्रेविटेशन है, कोई इंसान अगर ग्रेविटेशन को तोड़ेगा, ग्रेविटेशन के खिलाफ काम करेगा तो उसको जेल डाल देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है नॉर्मल जो साइंस के, नेचुरल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, दो प्रकार के साइंस होते हैं, तो मैं आगे बताता हूं कि ये कोशिश इनका जो उन्होंने केल्सन ने लॉ बनाया है, दो प्रकार से बनाया है। मैं भी समझने में बताया हूं, बाकी अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो बताया गया है कि जो साइंस है, जो लॉ बनाया जाता है वो फैक्ट के अनुसार नहीं बनाया जाता और मोरल के अनुसार नहीं बनाया जाता है। हम लोग फैक्ट को चेक करते हैं और उसके अनुसार देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने उसमें भी यही एग्जांपल दिया था, फिर वही एग्जांपल रिपीट करूंगा कि एक गाय है, वो किसी को रखने के लिए दे के गया है कि आप इस गाय को रखिए, और गाय को रखा हुआ है, बोला कि आप नहीं बेचिएगा गाय को और अच्छे से रखिएगा, गाय को खोलिएगा मत, बांध के रखिएगा, जब मैं आऊंगा तो मुझे गाय इसी हालत में चाहिए।
तो क्या, और कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना ही लिख के चला गया था, लेकिन वो इंसान ने उसकी गाय को खोल दिया, तो इफेक्ट क्या था, गलत किया, लेकिन उसको सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर उसका बोनाफाइड इंटेंशन होगा। उसका बोनाफाइड इंटेंशन था कि महामारी आ गई थी, गाय सारी गाय मर सकती थी, बोनाफाइड इंटेंशन के अनुसार छोड़ दिया, तो फैक्ट के अनुसार ही अगर लॉ बनाते तो उसको सजा दे सकते थे। तो इसीलिए जो लॉ बनेगा फैक्ट के अनुसार नहीं बनेगा, लॉ में चीजें चेक की जाएंगी, क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार लॉ बनेगा। ये केल्सन का कहना है। फिर केल्सन जी का कहना है कि लॉ जो है वो मोरल के अनुसार नहीं बनेगी। यानी मोरलिटी क्या थी पहले के समाज में कि महिलाएं काम करने नहीं जा सकती है, महिलाएं घर में रहेंगी, महिलाएं पर्दा नसीब बन के रहेंगी, महिलाओं को देख लेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ये मोरलिटी थी पहले की। लेकिन क्या इस मोरलिटी सही थी? नहीं थी। सबको अपना अधिकार है, सब पढ़े सब बढ़े सब कमाए, तो मोरलिटी के आधार पर भी लॉ नहीं बनेगा। जो लॉ सही होगा उसी अनुसार लॉ बनेगा। तो ये केल्सन जी का कहना था, जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरा मानना है। उसके बाद इनका कहना था कि जो भी है नॉर्मेटिव साइंस के अनुसार लॉ बनेगा। तो नॉर्मेटिव साइंस और नेचुरल साइंस जो नॉर्मल घटना होती है उसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। जैसे थंडरिंग होना, ग्रेविटेशन होना, ये सारे नेचुरल साइंस है। तो नेचुरल साइंस के अनुसार लॉ नहीं बनेगा, नॉर्मेटिव साइंस के अनुसार लॉ बनेगा। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ये साइंस होता है जिस साइंस को हम लोग इंटरप्रेट कर सके, समझ सके कि वो कैसे होता है, उसको हम लोग दूसरे जगह से इंटरप्रेट कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ये बाइगेमी देख रहे हैं, तो बाइगेमी में क्या है, आईपीसी में सजा है, लेकिन बाइगेमी जो है वो फैमिली लॉ में भी है। तो क्या हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है। तो जो भी लॉ बन रहा है, लॉ को हम लोग एकांत में नहीं पढ़ सकते, लॉ को हम लोग आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। लॉ को हम लोगों को इंटरप्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग लॉ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो भी लॉ है वो मोरल के आधार पर नहीं बनेगा, और लॉ जो है वो नॉर्मेटिव साइंस में होगा, जो हम लोग इंटेलेक्ट अपना जो है उसका इस्तेमाल करके चीजों को समझ सकते हैं, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी लोग जो अभी नए नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि लाइव आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब का है, तो जहां से क्लास शुरू है वहां से आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। कोई भी डाउट आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केल्सन का थ्योरी था, केल्सन की थ्योरी में ये नॉर्मेटिव साइंस और नेचुरल साइंस को सिरे से निकाल दिया था। कहा था कि नॉर्मेटिव साइंस पर हम लोग जो है नॉर्मेटिव साइंस पर रूल बनाएंगे और नेचुरल साइंस पे नहीं बनाएंगे। नेचुरल साइंस तो आप लोगों को मालूम है, जो नॉर्मल घटना घटती है, थंडरिंग, ग्रेविटेशन या कोई भी चीजें जो सर्कुलेशन, ये सारी चीजें जो है उस पर लॉ नहीं बनेंगी, ठीक है। अब आते हैं केल्सन के अनुसार। केल्सन ने दो प्रकार से एलिमेंट को बांटा है। तो केल्सन के अनुसार जो एलिमेंट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वो ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा बनाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ह्यूमन कंडक्ट जो है वो फिजिकल हो सकता है और उसको जैसा परसीव किया जाए। उदाहरण के तौर पे ये मैनिफेस्टेशन है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, जो आइडिया और रियलिटी पे डिपेंड करता है। यानी कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में है, उसको रियलिटी बना दी। हमारे दिमाग में क्या आइडिया है, हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लोगों को देना चाहिए राइट एलजीबीटी को, तो हम लोगों ने उसको रियलिटी बना दिया और उनको लीगल रिलेशनशिप अलाउ कर दिया। तो आइडिया को रियलिटी में बनाने को एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और क्या होता है, ये ह्यूमन कंडक्ट पे होता है। और ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जिसको हम लोग फिजिकली परसीव कर सके, जिसको देख सके, समझ सके, जान सके, बूझ सके, अपने पांचों सेंस से हम उसको परसीव कर सके, वही कंडक्ट कहलाएगा ह्यूमन कंडक्ट। उसके बाद जो भी है अगला इनका कहना था कि केल्सन का लीगल मीनिंग जो होगा एक्ट का, वो ये होना चाहिए कि उदाहरण के तौर पर एक्ट अगर बनाया जा रहा है कि कोई भी पर्सन अगर बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जा रहा है, पार्लियामेंट के सामने, और कोई ऐसा काम कर रहा है, डिबेट वगैरह कर रहा है जिससे खतरा हो सकता है, तो उसको आप टेररिज्म बिल बना के जेल में डाल दे सकते हैं। तो जो लॉ है वो लॉ ऐसा होना चाहिए, समय समय के अनुसार चेंज होना चाहिए, ताकि अच्छे से लोगों को सुविधा दिलाया जा सके। पहले के समय में आईटी एक्ट नहीं था, लेकिन अभी बहुत क्राइम बढ़ गया, इसलिए आईटी एक्ट बना दिया गया। तो जो लॉ पहले वाला है वही लॉ हमेशा नहीं रहना चाहिए, समय के अनुसार लॉ में चेंज आना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है, ताकि अगर लॉ में चेंज आएगा तभी लोग उससे पनिश होंगे और लोगों को जो है अच्छे से मिल पाएगा, लोगों को सपोर्ट, और लोग अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि जो भी लॉ है वो एक्चुअली में जो भी लॉ है वो लॉ को सोच समझ के बनाना चाहिए और उसको ऐसा बनाना चाहिए कि जो लॉ है वो अच्छे से समझा जा सके, परसीव किया जा सके, इंसान के द्वारा परसीव किया जा सके। इंसान के द्वारा लॉ कौन बनाएगा, लॉ जो है स्टैट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा। तो स्टैट्यूट को कौन बनाएगा, स्टैट्यूट को कौन बनाएंगे, हमारे लेजिस्लेचर वगैरह बनाएंगे। और इसको बनने से हमारे को बहुत आसानी होगी और हम अच्छे से लॉ को फॉलो कर सकते हैं और लॉ को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो मैंने इतना तक पढ़ा दिया था जो मैंने आपको अभी समरी में बताया है। अब आगे चलते हैं, इतना बताना जरूरी था, अगर मैं इतना नहीं बताता तो फिर आगे आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग बाद में जुड़ रहे हैं तो वो लोग लाइव में देख, सॉरी यूट्यूब वीडियो में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में। तो मैंने अभी दोबारा में बता दिया है, जो लोग, मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को भी दोबारा मैं ले लूं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, अब आपको क्लियर करते हैं आगे, ठीक है। तो
जो भी चीजें हैं, आप लोगों को यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए, जो मैंने अभी केल्सन का थ्योरी बताया है, बोलिए। हेलो हेलो हेलो, किसी को डाउट यहाँ तक में? आगे चले। देवेश जी, सुष्मिता जी, रितु जी, टुगेदर वी कैन, रोहित जी, कुमार शिवम जी, शुभम सिंह जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा इसका, आपका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है? अभी क्लास खत्म होगा तो मैंने हाँ। उसी के वीडियो को अपलोड लगा दिया है। जितने भी अच्छा। ग्रुप है LC2 ये वो मैं सब में डाल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। बाकी अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं डाउट वगैरह तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। तो यस, ओके सर। जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। इतना तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर हो पाता है नोट्स से तो सभी लोग नोट्स से पढ़ लिए होते। जो स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नोट्स से पढ़ने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिलॉसफी है, और फिलॉसफी को कोई जब तक आपको न बता दे, समझा दे, तब तक आप उस फिलॉसफी को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स को आपको समझाने वाला कोई होना चाहिए। और मैं उम्मीद है कि क्लास में जो स्टूडेंट्स पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है, उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, सभी टीचर उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते। कोई भी टीचर पढ़ाते हैं। हेलो 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 हेलो, मैसेज माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। हेलो, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है। हेलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्लास में बहुत कम ही टीचर है जो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग नोट्स खोजना शुरू करते हैं और नोट्स से पढ़ना शुरू करते हैं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने कोशिश किया है आप लोगों के हित में कि सभी लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने ये क्लास ऑर्गेनाइज किया है। और अभी तक मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ समझाने में। मेरा ये मानना है कि सबको समझ में आना चाहिए, तो मैंने ऑस्टिन कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग चल रहे हैं इसमें, केल्सन में चल रहे हैं। और रिकॉर्डिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पता है रिकॉर्डिंग में बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये गूगल मीट में क्लास चल रहा है और गूगल मीट में थर्ड पार्टी ऐप या गूगल के एक्सटेंशन से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा टेक्निकल ग्लिच होने के चलते हो जाता है कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है और वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर वीडियो रिकॉर्ड हो और ऑडियो न हो तो फिर कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए जो लोग लाइव में जुड़े रहेंगे उनका ज्यादा फायदा होगा, वो उस वक्त डाउट पूछ सकते हैं। और कहा गया है जो जागत है सो पावत है और जो सोबत है सो खोबत है। तो उनको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जो लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में जो देखेंगे वो फास्ट मोड में भी देखेंगे और वो उतना अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग लाइव में आ गए हैं वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि वो लाइव में आए हैं और टाइम दे रहे हैं। जो टाइम देगा उसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना तक मैंने हेल्थ कॉल्स के जो भी मैंने बताया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इतना तक समझ में आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर नहीं आया होगा तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा। बताइए। हेलो, यहाँ तक में क्लियर है? टुगेदर वी कैन जी, अब क्या नाम हुआ? टुगेदर वी कैन आपने नाम रखा है, नाम आपका चैट में लिख के बता सकते हैं। चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं केल्सन के थ्योरी को, और उसके बाद देखते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी मैनिफेस्टेड एक्ट है। मैनिफेस्टेड एक्ट क्या होता है? मैंने बताया था मैनिफेस्टेड एक्ट वो एक्ट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी में लाते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेड, जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे में। तो कोई भी चीज जो हो, आइडिया हो, उस आइडिया को हम लोग रियलिटी में लाने का प्रयास करते हैं। हवाई जहाज नहीं था, हमारे मन में आइडिया था कि हम हवा में उड़ेंगे, उसको हम लोगों ने क्या किया, आइडिया को रियलिटी में लाया। उसी को हम लोग मैनिफेस्टेड बोलते हैं कि कोई भी चीज आइडिया हो उसको हम लोग रियलिटी में लाते हैं, उसी को हम लोग मैनिफेस्टेड बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके से समझा जा सकता है। इसका एक सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है मैनिफेस्टेड का, और एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है हेल्स कैल्सन के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, जो मैं बता रहा हूं ये हेल्स कैल्सन के अनुसार है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है और एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है। तो मैनिफेस्टेड यानी आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, एक सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है और एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है सब्जेक्टिव मीनिंग। क्या होता है सब्जेक्टिव मीनिंग? इस प्रकार के मीनिंग को बोलेंगे जिसको एवरी पर्सन, हर एक लोग कनेक्ट कर सके। ठीक है, एवरी पर्सन कैन कनेक्ट कर सके उस चीजों को। हिज एक्ट, एवरी पर्सन कैन कनेक्ट हिज और हर एक्ट, अपने एक्ट को विद अ डेफिनेट मीनिंग, विद डेफिनेट मीनिंग ascribed by him to it,
देखिए विथ डेफिनिट, कोई भी डेफिनिट मीनिंग के अनुसार उसको समझ सके, ठीक है, विच इज एस्क्राइब्ड बाय इट। एस्क्राइब का मतलब क्या हुआ मालूम है आप लोग, मतलब लोग अपने अनुसार उस चीजों को समझ सके, ठीक है। कोई भी चीजें बताई गई है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में लोग क्या समझ सकते हैं, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू प्राइवेसी, ये वो है, तो इंटरप्रेट करके उसको देखा गया, समझा गया, लोग उसको क्या किए, लोग अपने अनुसार जब भी जरूरत पड़ी उस जरूरत के अनुसार उस चीजों को क्या किया, इंटरप्रेट किया, समझा। तो ये हुआ सब्जेक्टिव मीनिंग, मतलब कि जो भी हर एक पर्सन उसको उस अपने आप से उस चीजों को रिलेट कर सके, उस चीजों को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करने के साथ साथ उसका कोई डेफिनिट मीनिंग हो, उस डेफिनिट मीनिंग को वो समझ सके। भैया यूट्यूब पर किस नेम से है, मेरा चैनल है यूट्यूब पर लॉ मेंटर संतोष, में लिख दे रहा हूँ, उस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। 2 वीडियो मैंने भी अपलोड किया है, बाकी वीडियो बाकी है, ठीक है, जो अपलोड करना है। क्लास करा रहा हूँ तो क्लास के बीच में मैंने कुछ गैप दिया था, उसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था और बाकी वीडियो अपलोड करना बाकी है। लॉ मेंटर संतोष करके यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। किसी को कुछ समझ आ रहा है, आप बहुत लेट आए हैं नोबिता नोबी जी, बाकी लोग जो है वो आपको बता देंगे चैट में, जो लोग हैं आप लोग बहुत समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हिंदी इजिली, इज एनीबॉडी हियर हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे स्टेट का हो, केरल का हो और भी अलग अलग तमिलनाडु वगैरह का हो, हिंदी अच्छे से समझ ना पा रहा हो, तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा। अगर सभी लोग हिंदी समझ रहे हैं तो मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है मेरी, तो अच्छे से उसको मैं समझा सकूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना। ऑब्जेक्ट मीनिंग में क्या लिखा है बताना एक बार, मैं दोनों बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैं दोनों बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मीनिंग, अच्छा ऑब्जेक्ट का मीनिंग मतलब कोई भी चीज जो है जिसके अनुसार हम लोग रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैंने इनको क्लास शुरू होने में बताया था, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो चैनल का किस सब्जेक्ट की क्लास है, ये जूरिस्प्रूडेंस की क्लास है। तो ये चैनल पर जो मैंने अपलोड किया, मैं फिर से चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, लॉ मेंटर संतोष, इस नाम से एक ही चैनल है, जिसको भी देखना हो जाके देख सकता है। पहले वाला वीडियो क्लास खत्म होने के बाद देखिएगा, कभी देखिएगा तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप लाइव आपका छूट जाएगा और लाइव में आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लॉ पढ़ाओ, कंपटीशन लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े आ रहा है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जूरिस्प्रूडेंस में डर है इस वजह से। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं कहा था सब्जेक्टिव मीनिंग में कोई भी पर्सन उसको समझ सके, कनेक्ट कर सके उस चीज को, और उस चीजों को अपने अपने अनुसार उस चीजों को रिलेट कर सके। वो राइट टू प्राइवेसी है, सब उससे रिलेट कर सकते हैं, सभी के लिए है। 4th सेमेस्टर का भी पढ़ा दो, तो मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं खुद 4th सेमेस्टर नहीं पढ़ा हूँ, कैसे पढ़ा दूँ आपको। हाँ, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हीं के लिए है ये क्लास, जो जूरिस्प्रूडेंस में करा रहा हूँ। तो नाच के दिखाओ लोग कैसे कैसे लोग आ गए हैं। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लोग, तो मैं आपको बता रहा था, कहाँ तक हो गया था, हाँ, सब्जेक्टिव मीनिंग के बारे में मैं बता रहा था। सब्जेक्टिव मीनिंग का क्या है कि हर एक पर्सन उसे कनेक्ट कर सकता है उसकी डेफिनिट मीनिंग से, जो एस्क्राइब किया गया हो उस इंसान को। एस्क्राइब, एस्क्राइब का मतलब मैं बता देता हूँ, ये सारे वर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चों ने जूरिस्प्रूडेंस पर क्या आया है। थोड़ा सा एक आध वर्ड जो है वो मुरारी सर की लैंग्वेज में, लाइक दिस दिस दिस, आप उसको लिखेंगे इस तरह के वर्ड्स को, तो उनको लगेगा कि नहीं ये बच्चा दुखी पढ़ के नहीं आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एस्क्राइब्ड, तो एस्क्राइब्ड का मतलब एस्क्राइब्ड, हाँ मैं आपको बता दूं कि मैं सेकेंड ईयर में नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो चलिए, तो मैं बता रहा हूँ एस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई भी चीज लिखा हुआ हो, रिटन हो, जो किसी के लिए बिलोंग करे, या किसी के लिए वो उसको बताए, किसी को श्रेय दे, किसी को श्रेय दे यानी किसी को उसके बारे में बताए, या किसी को स्वामित्व दे, किसी को वो स्वामित्व दे यानी किसी को ऑनरशिप दे, ये सब एस्क्राइब होता है, ठीक है। उसी को, या किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाए, उत्तरदायी, किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्क्राइब। तो जो भी सब्जेक्टिव मीनिंग है, तो सब्जेक्टिव मीनिंग क्या करता है, लोग हर एक पर्सन को कनेक्ट करता है, ठीक है। हर एक पर्सन क्या करता है, हर एक पर्सन को वो कनेक्ट करता है ह्यूमन कंडक्ट से, और कहाँ चला, हर एक पर्सन को वो कनेक्ट करता है, और उसका अलग उसका जो मीनिंग होता है वो लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं
उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक मीनिंग है, वो मीनिंग किसी भी चीज के लिए बताया गया है, उस मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 था, चलिए तो खाना खा लेना याद से लोग आ जाते हैं। चलिए हाँ ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो मैं बोल रहा था कि जो भी है हमारा ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसको आप लोग एक बार, जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप पढ़ना नहीं चाहेंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लोग पहले से हैं वो लोग खुद बताएंगे कि उनको समझ में आ रहा है। जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, हर एक पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया है, और कोई आपको गारंटी नहीं देगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी वीडियो मेरे अपलोडेड है, जो मैंने डाला हुआ है, अगर उस वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं और उससे नोट्स बना लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम में 6-7 पन्ना लिख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसका नोट्स बनाना है। मैंने सभी पहलुओं को टच किया है और सभी चीजों को उसमें बताया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो सब्जेक्टिव मीनिंग को मैं बता रहा था केल्सन के अनुसार। सब्जेक्टिव मीनिंग ये मीनिंग होता है जिससे इंसान अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, और उसके वो कनेक्ट करने के बाद वो उसका जो एक्ट होगा, वो जो काम करेगा, तो उसका एक्ट कैसा होगा, कनेक्ट करने के बाद उस चीजों का वो डिफिनिट मीनिंग समझ सकता है। जैसे कि आर्टिकल 21 है, उसकी डिफिनिट मीनिंग है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में सब कुछ आ सकता है। तो और वो डिफिनिट मीनिंग को समझ के क्या कर सकता है, तो उसका श्रेय किसी को दे सकता है, या वो ले सकता है, या श्रेय ले सकता है या दे सकता है, या उसको उसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। तो इस प्रकार का सब्जेक्टिव मीनिंग होता है लॉ का। उदाहरण के तौर पर कि अगर हम लोग कोई लॉ बनाते हैं, उसमें किसी को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लॉ बनाया कि कोई भी इंसान अगर चोरी करेगा तो पहले उसको क्या करेगी, पुलिस पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। तो हमने क्या किया, पुलिस को एस्क्राइब कर दिया, पुलिस को ड्यूटी दे दिया, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो ये हुआ सब्जेक्टिव मीनिंग लॉ का। एस्क्राइब किया जा सकता है, तो ऐसे आप समझ रहे हैं ना, लॉ में एस्क्राइब भी किया जा सकता है और लोग रिलेट भी कर सकते हैं, लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मान सकते हैं। एस्क्राइब का ये भी मतलब आ जाता है श्रेय देना, उत्तरदायी करना, और ये बनाना, किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि चोरी अगर करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है, तो लोग उसको बना रहे हैं ना, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सब्जेक्टिव मीनिंग में आती है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव मीनिंग में। सब्जेक्टिव मीनिंग आपको क्लियर है? अब चलिए, अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव मीनिंग में और आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। अगला है केल्सन के अनुसार ऑब्जेक्टिव मीनिंग। आप लोग लिखते भी चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि एग्जाम में आपको काम आए। तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है, तो ये ऐसा मीनिंग होता है जो लीगल मीनिंग होता है, और ये लीगल मीनिंग किसी को जो है वो असाइन किया जाता है, और इससे हम लोग लीगल नॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मीनिंग जो होता है वो एक प्रकार का एक्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं एक सेकंड, तो मैं दूसरा पेज खोल लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हेलो, यहाँ तक में इतने सारे 6 लोग हैं, किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव मीनिंग में बता रहा हूँ केल्सन के अनुसार। ऑब्जेक्टिव मीनिंग उसको उल्टा कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है, लॉ का। वो सब्जेक्टिव मीनिंग जो था, जो आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है कि जो भी एक्ट होंगे, जो भी एक्ट होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। जो भी एक्ट किया जाएगा हम लोगों को लॉ के अनुसार करना है, ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग है। जो लॉ ने बना दिया, ये लॉ बनाया, क्यों बनाया गया, ताकि हम लोगों को जो भी एक्ट है, जो भी काम करना है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग है कि लॉ इसीलिए बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जो भी काम करना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ करना है, और जो भी लीगल मीनिंग इसके जो भी लॉ बनाए गए हैं, लॉ में जो भी लीगल मीनिंग है, लॉ में जो भी लीगल मीनिंग है उसको आपको जो असाइन किया गया है, जो भी लीगल मीनिंग असाइन किया गया, जो दिया गया है। उदाहरण के तौर पर पुलिस को क्या काम दिया गया है, चोर को पकड़ने का, या कोर्ट को क्या काम दिया है, लोगों को सुनने का। जो भी लॉ के अनुसार लीगल मीनिंग जो है, लॉ से वो इंटरप्रेट होकर वो मीनिंग निकल रहा है, तो जो वो आपको असाइन किया गया है, जो आपको करने के लिए कहा गया है, वो आपको करना पड़ेगा उस एक्ट को पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट दैट एक्ट, उस एक्ट को पूरा करने के लिए
आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एक्ट को पूरा करने के लिए हम लोग लीगल नॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं। लीगल नॉर्म्स जो भी हैं उसका हेल्प लेके हम लोग ऑब्जेक्टिव मीनिंग को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं लीगल नॉर्म्स क्या होता है वो आपको बताते हैं। तब तक आप लोग बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, जिसमें किसी को लीगल मीनिंग असाइन हुआ होगा, वो लीगल मीनिंग असाइन जो किया गया उसको कंप्लीट करना है उस एक्ट को, और उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए लीगल नॉर्म्स का हेल्प ले सकता है। लीगल नॉर्म्स का हेल्प लिया जा सकता है, ले सकता है कोई भी इंसान जिसको किया जाएगा। तो यहां तक में ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपका क्लियर है। अब लीगल नॉर्म्स क्या होता है मैं बताता हूं, तो आपका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो बताइए। हेलो, अब आते हैं बताते हैं लीगल नॉर्म्स क्या होता है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा चैट बॉक्स में लिख के या बोल के, तभी तो पता चलेगा ना कि अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। तो आ रही है समझ, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं लीगल नॉर्म्स को। अगर मैं बोल देता ना तो मुझे समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है ताकि मैं इस स्क्रीन पे सभी चीजों को लिख दूं ताकि समझ में आ जाए। तो लीगल नॉर्म क्या होता है, जो लीगल नॉर्म है वो एक प्रकार का नॉर्म है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लीगल नॉर्म, लीगल नॉर्म जो है वो क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग है रूल और प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। रूल और प्रिंसिपल जो बनाए गए होंगे उसके आधार पर ये बाइंडिंग है, और ये एक प्रकार का नॉर्म है जो ओरिजिनेट होता है, जो ओरिजिनेट होता है सॉवरिन द्वारा, ओरिजिनेट होता है सॉवरिन पावर के द्वारा, सॉवरिन पावर के द्वारा ये ओरिजिनेट होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं ताकि अच्छे से ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको हम लोग रेगुलेट करा सके। इसको इन्फोर्स करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से रेगुलेट करा सके, समाज में अच्छे से रिलेशन फॉलो कराने के लिए, ताकि सोशल रिलेशंस जो हैं वो अच्छे से फॉलो करा सके, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, और ये लीगल मीनिंग जिसको असाइन किया जाएगा उसको उस काम को करना पड़ेगा, और लीगल मीनिंग को जो असाइन किया गया है उसको पूरा करने के लिए उसको लीगल नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं लीगल नॉर्म क्या है। तो लीगल नॉर्म जो है एक प्रकार का बाइंडिंग है, जो दिया गया है वो फॉलो करना पड़ेगा। बाइंडिंग रूल है और रूल या प्रिंसिपल है जो ओरिजिनेट होता है सॉवरिन पावर के द्वारा, जो पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है दिया गया है, पावर इंडिया के अनुसार अगर माने तो उससे ये गवर्न होता है, और ये क्या करता है, हम लोगों को इन्फोर्स करता है कि हाँ ये ऑर्डर को हम लोगों को मानना पड़ेगा, जो लीगल नॉर्म है जो भी उसको ऑर्डर को मानना पड़ेगा, ताकि सोशल रिलेशन, लोगों का जो सामाजिक रिलेशन है उसको अच्छे से बरकरार रख सके। इसीलिए लीगल नॉर्म का फॉलो करके, लीगल में जो भी समाज में जो चीजें हैं उसको फॉलो करके हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नॉर्म क्या है, नॉर्म एक प्रकार का हाइपोथेटिकल जजमेंट है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनके अनुसार, केल्सन के अनुसार। नॉर्म इज हाइपोथेटिकल जजमेंट। क्या है, नॉर्म एक प्रकार का हाइपोथेटिकल जजमेंट है। नॉर्म एक प्रकार क्या है, हाइपोथेटिकल जजमेंट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्ट करता है हम लोगों को कि कोई भी चीजों को करें या ना करें, ठीक है, कोई भी चीजों को करें या ना करें, टू डू और नॉट टू डू। उदाहरण के तौर पे देखिए मैं बताता हूँ, टू डू और नॉट टू डू कैसे आएगा नॉर्म में। देखिए आपको क्या है, क्या लिखा है कि आपको ट्रैफिक लाइट जो है वो जंप नहीं करना है, करेंगे तो फाइन लग जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, नॉट टू डू कर रहा है नॉर्म, और टू डू कि आपको लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके फंडामेंटल ड्यूटी का जो है वो प्रवाह करना चाहिए, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो टू हो गया, तो या तो आपको कुछ करने के लिए कहेगा टू डू, या टू नॉट टू डू करने के लिए कहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी है नॉर्म है वो सर्टेन बिहेवियर के ऊपर आधारित है, कि जो लोगों का बिहेवियर है उसके ऊपर आधारित है, उसी के अनुसार ये नॉर्म वगैरह बनाया जाता है, बिहेवियर के ऊपर आधारित है नॉर्म,
ठीक है। उसके बाद जो नॉर्म है वो रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा चलता है, और इसमें जो भी चीजें हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह है उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जज जो है वो डिक्री वगैरह पास कर सकते हैं सिविल केस में। डिक्री क्या होता है मैं बता देता हूँ नॉर्म में। डिक्री का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम कोई जमीन झंझट का झगड़ा है, जमीन झंझट का झगड़ा है, किसको मिलना चाहिए, उसके लिए जो जज है वो डिक्री पास करते हैं सिविल केस में कि आपको जमीन झंझट है तो जमीन दे दीजिए या पैसा दे दीजिए या फाइन दे दीजिए। तो सिविल केस में नॉर्म के अनुसार वो जजेज जो है वो फैसला सुनाते हैं। अगर कोई किसी का लैंड एक्विजिशन कर लिया हो यानी लैंड हड़प लिया हो तो इसमें नॉर्म आता है, और नॉर्म फॉलो करके ये सारी चीजें होती हैं। और ये नॉर्म इसलिए लाया जाता है, ट्रैफिक वगैरह में नॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, मिनिस्टर के ऑर्डर वगैरह में नॉर्म होता है, जो मिनिस्टर वगैरह जो ऑर्डर वगैरह मिनिस्टर जो है वो पास करवाते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के उसमें, या पर्सन के प्रॉपर्टी वगैरह में जो है जज वगैरह करते हैं, तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो है तो ये जो भी है हर एक एक्सप्रेशन जो है वो हर एक एक्सप्रेशन इंसान का जो है वो नॉर्म नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर कोई अगर रॉबर आ गया यानी कोई जो डकैत आ गया, कोई डाकू आ गया और उनको दिखा रहा है बंदूक की, चलो तुम दिखा दो, तो ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन हमको फॉलो करने के लिए कर रहा है। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग क्यों फॉलो करें, हम लोग भाग भी सकते हैं, दूसरा एक्ट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी चीजें जो है रूल एंड रेगुलेशन या जो भी चीजें फॉलो करने के लिए कही गई हैं तो वो चीजें हम लोग जरूरी नहीं हर एक जगह फॉलो करें। हमारे कॉमन सेंस पे भी है और हमारे पावर पे भी है कि हम लोग उसको नकार सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है। अगर कोई अगर हमसे मनी कलेक्ट करना चाह रहा है तो इसका सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है कि हमको उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्म है, लेकिन इस नॉर्म को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्म जो है वो गलत नॉर्म है। हम लोगों को सही नॉर्म को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से डिमांड को फुलफिल कर सके और अच्छे से लोगों का नीड पूरा हो सके। और नॉर्म क्या होना चाहिए, नॉर्म को हम लोगों को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और जो केल्सन है, केल्सन के अनुसार जो भी हायरार्की है उस हायरार्की के अनुसार है। अगर आप नॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लगेगा सैंक्शन। इसीलिए नॉर्म को फॉलो करना चाहिए, जो सही नॉर्म है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो भी नॉर्म है बनाए गए हैं उसकी जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड वैलिडिटी होगी, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं कहा जा सकता है। और हाईएस्ट जो नॉर्म है वो हायरार्की के द्वारा चलाया जाता है, और हाईएस्ट नॉर्म को हम लोग ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। केल्सन ने कहा था हाईएस्ट नॉर्म है ग्रैंड नॉर्म, ये केल्सन का था, ठीक है, ग्रैंड नॉर्म। तो इंडिया का ग्रैंड नॉर्म क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए इंडिया का ग्रैंड नॉर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाईएस्ट नॉर्म को ग्रैंड नॉर्म कहा है कि उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रिटन फॉर्म में होगा और उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा, यही ग्रैंड नॉर्म है। और ग्रैंड नॉर्म है वो वैलिड होगा, और इसका जो भी वैल्यू है हम लोगों को समझना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको ग्रैंड नॉर्म को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हमको इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और जो भी लीगल ऑर्डर वगैरह जो दिया जाएगा तो लीगल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा जो ग्रैंड नॉर्म में दिया गया है। ग्रैंड नॉर्म में जो चीजें लिखी गई हैं या बताई गई हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और कस्टम भी है वो नॉर्म बन सकता है अगर ये फॉलो लोग करते हैं कस्टम को, और कस्टम जो है वो लिखा जाता है नॉर्म के रूप में, तो इसको भी हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी जो भी एलिमेंट है वो आ रहा है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट। गुरु जी आराम से बढ़ाइए, आप आराम से, बहुत तेजी से आप भाग रहे हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्या थोड़ा तेजी धीरे बता रहा हूँ। तो लग रहा है कि आप ही खुद पढ़ रहे हो, हम लोग को पढ़ना है ना। बोले तो था कि डाउट आएगा तो पूछिएगा। हाँ बताइए कहाँ डाउट आ रहा है, बताइए। सब जगह डाउट ही है, आपको पढ़ा रहे हैं आप चुतिया जैसा। तो मैं बता रहा था कि नॉर्म क्या क्या होता है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्म है तो ग्रैंड नॉर्म है, सबसे बड़ा नॉर्म होगा, हाईएस्ट नॉर्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा नॉर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हमारा संविधान चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है और हर एक नॉर्म जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग उसको फॉलो करें, और फॉलो करने से हमारा जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो हो सके। और जो भी चीजें हैं वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको इफेक्टिव वे में लोगों को कंडक्ट करा के बताया जा सके, ताकि लोग उसको ऑबे करें, उसको फॉलो करें। और ऑबे और फॉलो करेंगे तभी वो नॉर्म वैलिड होगा और तभी वो नॉर्म की वैल्यू होगी। अगर नॉर्म को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सैंक्शन लगाया जा सकता है। और जो नॉर्म है वो लीगल ऑर्डर है,
और ये क्रिएट किया जा सकता है नॉर्म, कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये वर्ड्स में क्रिएट किया जा सकता है, एलिमेंट में क्रिएट किया, लिख के क्रिएट किया जा सकता है, या बोल के क्रिएट किया जा सकता है। और जो कस्टम है वो भी नॉर्म बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो कस्टम अगर नॉर्म तभी बनेगा जब वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट हो जाए, हम लोग इसको साइकोलॉजिकली इसको समझ सके और इसके बारे में एक्ट कर सके कि ये सही है या गलत है, तो उसको बोलते हैं। और अगर इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाए वो कली लिख के और फीलिंग से, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक वो नॉर्म नहीं माना जाएगा। तो बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, तो आगे चलते हैं और अब खत्म होने ही वाला है हमारा ये वाला टॉपिक जो हमारा था, क्या नाम है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो इसमें आगे हमारा पॉइंट है कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी नॉर्म की, और ये कैसे कैसे माना जाएगा। तो नॉर्म तभी वैलिड होगा जब ये किसी भी सिस्टम से बिलोंग करेगा। बिना सिस्टम के अनसिस्टेमैटिक हो जाएगा तो ये नॉर्म नहीं होगा। तो नॉर्म होने के लिए क्या है? नॉर्म होने के लिए जरूरी है कि ये सिस्टेमैटिक होना चाहिए, तभी इसको हम लोग नॉर्म बोलेंगे। सिस्टेमैटिक होना चाहिए। उसके बाद जो है नॉर्म होने के लिए ये ऐसा होना चाहिए कि जनरल भी इफिशियस हो, यानी जनरली लोग इसको समझ सके, सभी के लिए जनरली अंडरस्टैंडेबल हो, तभी इसको हम लोग नॉर्म के कैटेगरी में डाल सकते हैं, ताकि लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। और लीगल ऑर्डर जो है वो एक लीगल ऑर्डर के बारे में मैं बता दूं, नॉर्म में एक लीगल ऑर्डर भी आता है, और लीगल ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं ये तब तक वैलिड होगा जब तक ये सिंगल नॉर्म होगा, और ये इफेक्टिव माना जाएगा जब तक ये सिंगल नॉर्म होगा, और उसी के अनुसार इसकी वैलिडिटी चेक की जाएगी। और ये इनएफेक्टिव हो सकता है टाइम टू टाइम। उदाहरण के तौर पे पहले के समय में 377 जो था वो क्रिमिनलाइज था, लेकिन अब कंसेक्सुअल हो तो डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नॉर्म पहले बनाई गई थी वो समय के अनुसार चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार से चीजों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो नॉर्म इफेक्टिवनेस नॉर्म की खत्म हो सकती है क्योंकि समय के अनुसार चेंज आता है, और नॉर्म की इफेक्टिवनेस तब खत्म हो जाएगी जब हम लोग उसके लिए सैंक्शन न लगाएं। अगर सैंक्शन लगाते हैं तभी नॉर्म फॉलो होगा। लोगों के अंदर डर नहीं होगा तो कोई भी नॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए डर जरूरी है। तो कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी नॉर्म है वो अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई होंगे? नॉर्म को अप्लाई कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में रूल एंड रेगुलेशन, कोर्ट एंड लॉ से सैंक्शन कराया जाएगा और उसको फॉलो कराया जाएगा। उदाहरण के तौर पे विशाखा गाइडलाइन जो है वो आया था, और विशाखा गाइडलाइन ने कोर्ट में दिया कि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट करेगा वर्क प्लेस पे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये भी जो है वो नॉर्म का पार्ट है। नॉर्म को कोर्ट के द्वारा भी नॉर्म को लागू कराया जाता है। और जो लोग शुरू से हैं उनको समझ में आ रहा होगा, मेरा उम्मीद है। फ्रांस का जो रिकॉर्डिंग हुई है तो समझ में आ रहा होगा। लोग बाद में आएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे मालूम है। अगर आप बीच में जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? शुरू से जो लोग हैं वो खुद बताएंगे कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सुष्मिता जी आप तो शुरू से हैं, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। हाँ सुष्मिता जी आप शुरू से बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए चैट में लिख के, ताकि लोगों को पता चल जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप पढ़ाते हैं तो लोग जो शुरू से हैं उनको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। बाद वाले लोग को भी आएगा समझ में, ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि उनको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आएगा, और वो अचानक आएंगे तो कैसे समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है और नोट्स भी बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सुष्मिता जी। तो मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ाना बहुत ज्यादा है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर धीरे धीरे करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा स्टूडेंट्स को सिलेबस को कंप्लीट कराने में, तो टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं। और जो लोग शुरू से हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी लैंग्वेज को और मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हाँ ये लास्ट टॉपिक है आज का, अब अगला दिन कल कराएंगे टॉपिक, ठीक है। आज के लिए ये लास्ट टॉपिक है और अगले दिन अगला टॉपिक कराएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोग को और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इस 2 टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, 10-15 मिनट और लेंगे आप लोगों का, तो आप लोग उसको समझ लीजिए और ये दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले दिन क्लास करेंगे फिर, तो उसमें कोई अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आगे चलते हैं। तो जो भी है नॉर्म जो है वो नॉर्म जो है ऑबे किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा जब कोई लीगल ऑर्डर पास किया जाए और उसमें सैंक्शन लगाया जाए तभी लोग फॉलो करेंगे। और जो ह्यूमन बिहेवियर है
कि तभी ह्यूमन तो फॉलो करेगा जब ह्यूमन के अंदर डर होगा और वो टाइम टू टाइम लीगल नॉर्म जो है वो उसकी वैलिडिटी जो है वो चेंज होती रहेगी और ह्यूमन की बिहेवियर जो है वो लीगल नॉर्म के अनुसार डिफाइन किया जाएगा अकॉर्डिंगली। समय के अनुसार जैसे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी वैसी चेंज लाके नॉर्म बनाया जाएगा, ये बताया गया है इसके अनुसार, केल्सन जी के अनुसार। उसके अलावा जो भी है नॉर्म जो है वो वैलिड होगा, कुछ समय के लिए भी हो सकता है नॉर्म वैलिड। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं रूल एंड रेगुलेशन वो कुछ समय के लिए बना देते हैं, किसी भी उदाहरण के तौर पे कि हम लोग 144 लगा देते हैं वो कुछ समय के लिए होता है सीआरपीसी में कि आप 2 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो या हम लोग कुछ नॉर्म बना देते हैं कि इमरजेंसी में आप लोग आर्टिकल 19 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्म है वो कुछ समय के लिए भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक बार नॉर्म बन गया तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। डिपेंड करता है कि नॉर्म जो है वो कब बनाया गया है, किस परिस्थिति में बनाया गया है, उसके अनुसार ही बनता है। तो नॉर्म परमानेंट नहीं है, हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। नॉर्म दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। जो भी नॉर्म है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट होते हैं और नॉर्म जो है वो लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है, ऐसा बताया गया है। तो नॉर्म है वो वैलिड हो सकता है और डिफिनिट स्पेस में उसको फॉलो किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर एक नॉर्म है, एक बनाया गया है, उदाहरण के तौर पे इमरजेंसी सिचुएशन है, झगड़ा झंझट हुआ तो जम्मू कश्मीर में लग गया तो और जगह के लिए तो वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो डिफिनिट प्लेस में हो रहा है, डिफिनिट स्पेस में फॉलो हो रहा है। इसीलिए कहा गया है जो नॉर्म है वो कभी कभी डेफिनिट स्पेस में भी हो सकता है और ऑल ओवर इंडिया में भी हो सकता है। इमरजेंसी है ऑल इंडिया में भी लग सकता है, स्टेट इमरजेंसी है किसी एक स्टेट में लगता है, ये भी एक प्रकार का नॉर्म है। तो जो नॉर्म है वो जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में एक बार लग जाए या ऑल ओवर के लिए हो जाए, नॉर्म डेफिनिट स्पेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो भी है नॉर्म, वो नॉर्म जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा हायर नॉर्म के द्वारा लोअर नॉर्म को। जो हायर नॉर्म होगा वो फॉलो किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर 2 रेगुलेशन बन रहा है स्टेट का और हमारे सेंटर का, तो हम लोग किसका नॉर्म फॉलो करते हैं, सेंटर का फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है तो जो नॉर्म है वो हायर नॉर्म फॉलो होगा और ये वैलिड होगा हर एक जगह हमेशा, क्योंकि अगर जो भी नॉर्म है जो सेंट्रल के द्वारा बनाए गए हैं हर एक जगह लागू होते हैं और सभी के लिए हमेशा लागू होते हैं, ये बताया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा उम्मीद है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और जो भी है वो जो भी लॉ है वो रेफर करेगा चीजों को कि उसकी वैलिडिटी कैसी है, लिमिटेड है और अनलिमिटेड है। तो 4 प्रकार की चीजें होती हैं और 4 प्रकार में एक होती है टेम्पोरल जो कुछ देर के लिए होता है। नॉर्म जो है, जो नॉर्म को हम लोग स्फीयर के अनुसार, नॉर्म जो है स्फीयर के अनुसार यानी चीजों के अनुसार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी नॉर्म है वो स्पेटियल एंड टेम्परल स्फीयर के अनुसार होता है। स्फीयर मतलब कोई भी चीज बना हुआ है, स्फीयर यानी हम लोग कोई भी इंडिया को मान लेते हैं कि स्फीयर एक गोला है और इंडिया में कैसे कैसे लॉ फॉलो होगा उसको हम लोग उस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी होगी वो नॉर्म की कहीं कहीं अनलिमिटेड होगी और कहीं कहीं अलग अलग होगी। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि स्फीयर के अनुसार वैलिडिटी क्या होगी, स्फीयर के अनुसार वैलिडिटी क्या होगी। पहली टेम्पररी हो सकती है, टेम्पोरल जो टाइम के अनुसार हो सकती है, किसी टाइम के अनुसार नॉर्म बनाया जाएगा और उस टाइम को खत्म होने के बाद उस नॉर्म को हटा दिया जाएगा। उसके बाद एक होता है स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब क्या हुआ, तो स्पेटियल का मतलब ये हुआ कि किसी स्पेस के लिए, किसी जगह के लिए बनाया गया है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए ही लागू है या अरुणाचल प्रदेश के लिए लागू है, वहीं पर वो चलेगा। उसके बाद एक होता है पर्सनल नॉर्म जो इंसान के लिए बनाया जाता है, शादी विवाह वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं। पर्सनल होता है, पर्सनल होता है वो जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू का लॉ हिंदू पर नॉर्म लगेगा और मुस्लिम का नॉर्म मुस्लिम पर लगेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अगला है लास्ट इसका जो है वो है हमारा मेटेरियल नॉर्म। मेटेरियल नॉर्म जो होगा वो सब्जेक्ट मैटर के अनुसार होगा, किस प्रकार का सब्जेक्ट है उसके अनुसार बनाया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर के अनुसार, सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखते हैं कि जो भी लॉ है वो अभी जरूरत पड़ गया है। उदाहरण के तौर पे हमारा सब्जेक्ट मैटर था कि इंडिया में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ गई, उसमें का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि बचाना है। तो बचाने के लिए क्या होगा, हमको इमरजेंसी प्रोविजन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या इमरजेंसी प्रोविजन ऑल इंडिया पर लगा देंगे। ऑल इंडिया पर क्यों लगाएंगे, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर ऐसा आ गया है जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से चीजों को कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने से हमारे नॉर्म से हमारे देश में फायदा होगा, इस नॉर्म को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी है वो अब डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म इन लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर में कैसे कैसे नॉर्म होते हैं, और भी नॉर्म होते हैं, रूल होते हैं, बाय लॉ होते हैं और ये सब तरह की चीजें होती हैं। मैं उसको एक डायग्राम बना के बताता हूँ और आप लोग भी एग्जाम में डायग्राम बनाइएगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। हेलो
यहाँ तक में आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब हमारा खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट के बाद हम आज का क्लास खत्म करेंगे, फिर कल रखेंगे टाइम और आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म इन लीगल ऑर्डर, अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है और लोगों के मुकाबले। डायग्राम बना के इसको अच्छे से इलोबरेट कर देंगे एग्जाम्स में। तो देखिए देखिए डिफरेंट, थोड़ा मोटा हो गया लगता है ये वाला। हाँ तो देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म इन लीगल ऑर्डर, तो कैसा होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म किस प्रकार से होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म, सबसे पहले इसको डायग्राम में बनाते हैं। ये हमने बनाया डायग्राम, ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद सबसे नीचे हमने लिखा स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन। स्पेसिफिक मोटा हो रहा है तो उसको पतला ले लेना। देखिए इस पे बहुत पतला हो गया, तो सबसे पहले होगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेसिफिक कोई एक ही चीजों के लिए वो बना होगा। ठीक है, तो लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन, ये डायग्राम में बनाइएगा, मेरे से बाहर निकल गया, थोड़ा मैंने छोटा बना दिया था। स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन जो होगा प्राइमरी लीगल नॉर्म, इसको हम लोग प्राइमरी लीगल नॉर्म भी बोल सकते हैं, जो कोई स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर स्पेसिफिक काम क्या है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो नॉर्म बना दिया गया कि उस रोड से कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, ये और स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन है, ये प्राइमरी लीगल नॉर्म है, उस रोड से कोई नहीं निकलेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर गुजर नहीं जाते हैं। तो स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन ये है, इसको हम लोग प्राइमरी लीगल नॉर्म भी कहते हैं। अगला नॉर्म है जिसको हम लोग रूल्स और बाई लॉज भी बोलते हैं। तो बहुत सारे जो चीजें हैं इंडिया में बनाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन, हम लोग रूल और बाई लॉज का भी इस्तेमाल करते हैं। रूल और बाई लॉज भी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम अगला बनाते हैं, वो है पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट। पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट, इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले मैं लिख दूं। उसके बाद सबसे ऊपर होगा कौन हमारा, वो होगा बेसिक नॉर्म, उसको ही हम लोग ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट नॉर्म है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो इंडिया का जो है वो ग्रैंड नॉर्म क्या है, इंडिया का ग्रैंड नॉर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक नॉर्म, जो सबसे ऊपर होगा, और इसी को दूसरा नाम है ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? आप लोगों ने डायग्राम बना लिया? मैं डायग्राम को समझा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद इसमें से कुछ टॉपिक है जो मैं समझा दूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए तो केल्सन के अनुसार जो लीगल नॉर्म है उसको हम लोग, हाँ तो बता रहा हूँ, केल्सन के अनुसार जो लीगल नॉर्म है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं किसी भी अथॉरिटी से। किसी का माइक ऑन है, किसी कुछ पूछना है क्या? हाँ हाँ, यशस्वर कुमार जी बोलिए। हेलो, तो मैं बता रहा हूँ कि केल्सन के अनुसार जो भी लीगल नॉर्म है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं कोई भी कन्फ्लिक्टिंग अथॉरिटीज से। यानी कोई भी कन्फ्लिक्टिंग जो अथॉरिटी है जिसके पास पावर नहीं है, उस पावर को इस्तेमाल करके अगर वो दे रहा है तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जजमेंट आया, कोई भी स्टैट्यूट के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया और उससे हम लोग नॉर्म निकाल सकते हैं, नहीं तो जो कन्फ्लिक्टिंग चीजें होगी उससे नहीं निकाल सकते हैं। मैं इस सब जो डायग्राम है उसको मैं समझाऊंगा, पहले ये टॉपिक में बता देता हूँ जो इसमें जो बचा हुआ है, उसके बाद इस डायग्राम पे आते हैं। आर्टिकल 21 के अनुसार क्या है, राइट टू लाइफ है, ये जनरल नॉर्म है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है राइट टू लाइफ में क्या क्या आ रहा है। राइट टू एजुकेशन भी आ रहा है, और ये इंडिविजुअल का नॉर्म है, ये भी आ रहा है, इसमें राइट टू लाइफ भी आ रहा है, राइट टू लाइफ आ रहा है, राइट टू प्राइवेसी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं आर्टिकल 21 में। ये ग्रैंड नॉर्म का एक पार्ट है आर्टिकल 21, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी है केल्सन ने ये भी कहा है कि जो भी नॉर्म है वो क्या होगा, प्राइमरी नॉर्म होगा, जिसकी वैलिडिटी जो होगी वो हायर होगी, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा, उसको मानना पड़ेगा। और वो क्या होगा, ग्रैंड नॉर्म जो है वो लॉजिकल होगा, कोडिफाइड होगा,
और ग्रैंड नॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी नॉर्म को फॉलो कराया जा सके। सबसे अगर हम लोगों को ऊपर रखना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी चीज अगर कंफ्लिक्ट करेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी चीज अगर बन जाती है तो वो लॉ खत्म हो जाएगा, तो हायर नॉर्म जो है वो हमेशा लोअर नॉर्म को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, ये बताइए। हेलो, समझ में आ रहा है? टाइप चैट में टाइप करके भी बता सकते हैं मैसेज में। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसका जो भी बेसिक नॉर्म है वो बनाए जाते हैं ताकि लोगों को जो भी पॉजिटिव लीगल एक्ट है उसको बताया जाए और लोगों में यूनिटी लाई जाए और लोगों को अच्छे से वैलिडिटी दिया जाए कि हाँ आपके पास पावर है कि आप अच्छे से चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तो लोगों के अंदर डर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जो लोगों को इंपावर करती हैं, इसीलिए बेसिक नॉर्म बनाया जाता है ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सके और वो इफेक्टिव हो और उसकी वैलिडिटी जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत ज्यादा हो और वो अनलिमिटेड हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ग्रैंड नॉर्म का एग्जाम्पल है और सारा नॉर्म इसी से डिराइव होगा। अगर हम लोगों को कुछ भी बनाना है तो इसकी वैलिडिटी अगर चेक करनी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेक करना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लगेगा कि ये गलत है तो आर्टिकल 13 और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अनुसार उसको हटा दिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट के स्टेटस में डाल दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 13 जो है वो चेक करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अराइव हुआ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि हम लोग किसी भी लॉ को चेक करते हैं कि क्या होता है जस्ट, थैंक यू सो मच इंसिका जी, वाओ अमेजिंग लिख रही है, क्या होता है जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो हम लोग किसी भी चीज को कैसे चेक करेंगे? जस्ट, फेयर और रीजनेबल कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो कोई भी चीज जस्ट होनी चाहिए, मतलब वो चीजें सही होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए सभी के लिए, वो अच्छा होना चाहिए, किसी का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको अच्छे से फॉलो कर सके। तो जस्ट, फेयर और रीजनेबल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका केस से आया था आर्टिकल 21 में। तो क्या इसको कौन फॉलो करा रहा है? किसके वजह से आ पाया? ये कॉन्स्टिट्यूशन से वजह से आ पाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको वैलिडिटी दी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बेसिक नॉर्म की जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू है और यही से ऑथोरिटी आती है। केल्सन ने जो भी है इफेक्टिवनेस के बारे में बताया है, केल्सन ने ग्रैंड नॉर्म के बारे में बताया है, केल्सन ने बताया है कि किस प्रकार से हम लोग लीगल ऑर्डर को तब तक वैलिड मानेंगे जब तक उस लीगल ऑर्डर को रिप्लेस न कर दिया जाए। और इंडिया में लीगल ऑर्डर को कैसे रिप्लेस किया जाता है? इंडिया में लीगल ऑर्डर को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है? आर्टिकल 368 में जो हमारा अमेंडमेंट कानून है उसके अनुसार हम लोग अमेंडमेंट करके उस चीजों को हटा देते हैं और उसके बाद वो फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके डायग्राम को आपको समझा देते हैं कि बेसिक नॉर्म आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक नॉर्म ऐसा नॉर्म होता है जो नॉर्म हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी पर सब कुछ टिका हुआ है, इसीलिए उसको बेसिक नॉर्म कहा जाता है। और बेसिक नॉर्म का दूसरा नाम क्या है? बेसिक नॉर्म का दूसरा नाम है ग्रैंड नॉर्म, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्म है और इसी को हमको फॉलो करना है। अगला आता है पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट। तो पीरियड एक्ट होता है कुछ पीरियड के लिए बनाया जाता है और वो लोगों को इनेबल करता है कि आप किसी चीजों को कर सके। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या होता है बना देते हैं लॉ, ये क्या बोलते हैं, ये जब इमरजेंसी वगैरह आती है ये किसी पीरियड के लिए होता है, पीरियड एक्ट है और इसीलिए बनाया गया है ताकि उसको इनेबल करके हम लोग अच्छे से चीजों को फॉलो करा सके। तो पीरियड एक्ट जो होगा किसी पीरियड के लिए बनाएगा और वो इनेबल करेगा कि चीजों को अच्छे से स्मूथनेस से उसको कंटिन्यू कर सके, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट। अब आते हैं रूल्स और बायलॉज। रूल एंड रेगुलेशन जो बनाया जाता है इंडिया में या और कहीं जिसके अनुसार ये फॉलो होता है नॉर्म। तो रूल तो आप लोगों को मालूम होगा ही कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ये खत्म ही है, मैं डायग्राम बता के फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर अगला क्लास कल करेंगे जूरिस्प्रूडेंस का। यहाँ आज हम लोगों का 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? हम लोगों ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कर लिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ऑस्टिन का थ्योरी किया, कमांड थ्योरी, और सभी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं सभी लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग देखिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा मैं आप लोगों को फिर से डाल देता हूँ, तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरा मानना है कि किसी का भी एग्जाम खराब ना जाए, सब जो लोग यहाँ लाइव में आ रहे हैं या रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं सभी लोगों का भला हो, सब बहुत आसानी से हाँ मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता ना करें। तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लिंक सेंड कर देना, ठीक है? आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में लिंक बना दूंगा। जो लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे उनको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया है 9044
768272। अंशिका जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। तो मैं आपको बता रहा था पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट को बनाया जाता है। सबसे नीचे क्या है, स्पेसिफिक और ऑफिशियल एक्शन। तो स्पेसिफिक एक्ट है किसी एक चीजों के लिए बनाया गया होगा, तो उसको सबसे नीचे रखा गया है। इसलिए सबसे नीचे रखा गया है क्योंकि वो मकसद खत्म तो काम खत्म। जैसे स्पेसिफिक एक्ट बना दिया गया है कि मोदी जी आएंगे तो कोई रोड पे नहीं घूमेगा, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का घूमेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या है, स्पेसिफिक एक्ट है कुछ ही पलों के लिए, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये स्पेसिफिक है या ऑफिशियल एक्शन के द्वारा बनाया गया है ताकि प्राइमरी लीगल नॉर्म को फॉलो कराया जा सके। कोई भी जो प्राइमरी चीज है वो, उसके बाद रूल्स और बाय लॉ को उसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि रूल और बाय लॉ अगर नहीं होंगे तो लॉ नहीं बन सकते हैं। तो रूल क्या होता है और बाय लॉ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को कि आप लोग एग्जाम में ये लिख सकते हैं। तो रूल जो होता है नॉर्मली, इसलिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो दिया जाता है ताकि कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी चीजों को फॉलो कराया जा सके, इसीलिए रूल बनाया जाता है। जैसे इंडिया में कोई पार्टिकुलर सिचुएशन है, उसके लिए हम लोग रूल रेगुलेशन बना सकते हैं ताकि उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार फॉलो कराया जा सके। अब आते हैं बाय लॉज के बारे में, आप लोगों को बाय लॉज बता देते हैं क्या होता है बाय लॉज। तो बाय लॉज का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये कॉमन यूज होने वाला, यूनाइटेड स्टेट से आया था बाय लॉ, और इस एक प्रकार का सेट ऑफ रूल होता है जो कि एस्टेब्लिश किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा, ताकि उसको वो रेगुलेट कर सके। ये रूल एंड रेगुलेशन है और इसको अपने चीजों को रेगुलेट करना है, कैसे उनकी काम चलेगी, उस काम को कैसे फॉलो करेंगे, किससे फॉलो करवाएंगे और किस प्रकार से उनकी जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन होगी। तो ये बाय लॉ कौन होता है, हायर अथॉरिटी बनाता है ताकि हम किसी को ऑर्डर दे सके और ऑर्डर देने के बाद उस चीजों को फॉलो कराया जा सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी जो है वो खुद ब खुद को अच्छे से रेगुलेट कर सके। उदाहरण के तौर पे दिल्ली का हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल देख सकते हैं। दिल्ली का म्युनिसिपल काउंसिल जो बनाया गया है वो बाय लॉ के द्वारा बनाया गया है, ताकि दिल्ली के म्युनिसिपल काउंसिल में क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे उसको कंडक्ट करेंगे, ताकि जो भी काउंसिल दिल्ली में चीजों अच्छे से आसान हो जाए और लोगों को इससे फायदा हो सके। तो अब लास्ट पॉइंट है जो मैं अब बता रहा हूँ, उसमें वो है हमारा पीरियड एक्ट और इनेबलिंग एक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ फिर से, और नॉर्म उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे सेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं पीरियड एक्ट के बारे में, बताते हैं पीरियड एक्ट क्या होता है। तो पीरियड एक्ट जो मैंने बताया था, ठीक है, तो और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि पीरियड एक्ट क्या होता है। तो पीरियड एक्ट जो है लीगल राइट वगैरह को अच्छे से लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए पीरियड एक्ट बनाया जा सकता है। और किसी वो पीरियड एक्ट जो है वो कब बनाया जाएगा, खत्म ही होने वाला है। आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग बहुत शुरू से हैं, जैसे सुष्मिता जी हैं, तो उनको रिग्रेटिंग व्हाई आई डिड नॉट ज्वाइन अर्लियर। कोई बात नहीं है, आप लाइव में देख लीजिएगा, डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड चलो देर हुई सही क्वेश्चन आ गया अब जाके समझ में, मोस्ट वेलकम। तो चलिए ये सब मेरा पढ़ाना सफल रहा कि चलो लोगों को समझ में आ गया और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ तो मैं समझा पाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जो इंसान जिस क्लास में पढ़ता है तो वो उस क्लास को समझा दे पढ़ा दे तो वो बहुत गर्व की बात होती है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बस में भगवान का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट रहा कि आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे और मुझे सुना और इतना ज्यादा मान सम्मान इज्जत दिया और अच्छे से किया, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो मैं अभी पीरियड एक्ट और नॉर्म बता के खत्म करता हूँ और फिर क्लास करेंगे कल 3 बजे से, फिर कर लेंगे। 3 बजे अच्छा टाइम है, तो जो लोग थे वो लोग फिर से कल आ जाइएगा। कल का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल का टॉपिक जो भी है हमारा एनालिटिकल स्कूल को कंप्लीट करेंगे और एनालिटिकल स्कूल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो भी है वो हमारा हंसिका जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको, बोलिए। तो उसके बाद हम लोग जो हमारा इंडिया का जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे उस चीजों को जो है लोक अदालत, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो पीरियड एक्ट जो है वो लिमिटेशन एक्ट को भी हम लोग पीरियड एक्ट बोलते हैं। पीरियड एक्ट क्या है, किसी भी चीज को लिमिट करता है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है एक प्रकार का पीरियड एक्ट है, क्योंकि ये लिमिट कर रहा है कि आप इतने दिन के बाद काम करेंगे तो आपको मतलब उसको नहीं मिलेगी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आपने किसी से पैसा लिया है, ठीक है, पैसा लेने के बाद अगर आप उसको पैसा नहीं लौटाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल तक,
उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है कि आप पैसा मांग सकते हैं। जिस इंसान का पैसा है वो दोबारा नहीं मांग सकता है क्योंकि वो पीरियड खत्म हो गया। तो पीरियड एक्ट इसलिए बनाया जाता है कि उसी पीरियड तक आप इनेबल है उस एक्ट को फॉलो कराने के लिए। जैसे ही वो पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आपके पास पावर नहीं है, अब उसके ऊपर है, उसके इनर कंसाइंस के ऊपर है, वो चाहे तो आपको पैसा लौटा देना, चाहे तो ना लौटाए। तो पीरियड एक्ट जो है लिमिटेशन एक्ट उसका हिस्सा है। तो लिमिटेशन एक्ट के टाइप के भी एक्ट बनाए जाते हैं ताकि पीरियड बता दिया जाए कि हाँ आप इस पीरियड में आपको ये काम करना है, ठीक है। और बेसिक नॉर्म तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, उससे बड़ा कोई नॉर्म नहीं है, उसी के आधार पर सारा काम बनेगा। अगर वो खत्म हो जाता है, अगर आप उसको पालन नहीं करते हैं तो वैलिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी और वो फॉलो नहीं होगा और आपको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक का क्लास। तो कल का टॉपिक मैं बता देता हूँ। कल हम लोग जो भी है हमारा लीगल सिस्टम उसको करेंगे और लीगल सिस्टम के साथ साथ कल सारे एनालिटिकल स्कूल को खत्म कर देंगे। और इसके अगर इसमें 3-4 घंटा के अलावा भी टाइम लगेगा, 3-4 घंटा लगेगा तो इसको कर लेंगे और इसके अलावा भी टाइम बच जाएगा तो और कुछ कर लेंगे साथ साथ। लेकिन ये दोनों जरूर करेंगे कल, लीगल सिस्टम और एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग लीगल सिस्टम पर जाएंगे। उसके बाद राइट एंड ड्यूटी जो भी है उसको समझेंगे, जानेंगे अगर टाइम मिल जाता है तो। अगर कल तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों किसी हाल में पूरा जूरिस्प्रूडेंस आप लोगों का मैं कंप्लीट करा दूंगा और 3 बजे से ही लाइव क्लास रहेगा। और मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगा क्योंकि ये लिंक काफी लोगों के पास है और काफी लोग आके डिस्टर्ब करते हैं क्लास में। मेरा ये मानना है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, छोड़ के चले जाओ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अपना टाइम दे रहा है तो उसका भला हो रहा है, तो इसीलिए कल लिंक चेंज रहेगा, सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, जिसको भी कल का क्लास करना हो। ये क्लास फ्री है, मैं किसी से आज तक 1 रुपया लिया हूँ पढ़ाने के लिए जूरिस्प्रूडेंस वगैरह और मैं लूंगा, तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसी में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी लोग तो अपने क्लास वाले सेक्शन वाले हैं उनको तो करा ही दूंगा। तो इसके अलावा जो भी लोग हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कल की क्लास और आज का भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसमें आप लोगों को भेज दूंगा लिंक उसी ग्रुप में। बाकी मैं इधर उधर में भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं है, और देखूंगा क्या आता है लोगों का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये वाला मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इसे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी लोग बोले कंचन जी बाद में जुड़ी है, चलिए कंचन जी कोई बात नहीं है। अब आज की क्लास खत्म हो रही है तो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। वैसे अगर आप लोग डाउट वगैरह कुछ भी पूछना चाहते हैं या खुद में डिस्कस करके अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा। सभी लोग अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिएगा, इतने तो आप लोग हैं समझदार, तो समझदारी दिखाइएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। उसी ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं और उसी ग्रुप में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ वगैरह भी जो भी है इंपॉर्टेंट चीजों का पीडीएफ और नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आप लोग उस नोट से पढ़ के आइएगा और अभी की क्लासेस को नोट्स को जो भी बताया हूँ उसको नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख गया होगा जो मैंने लिख दिया है 9044768272, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अपना अपना जो भी है एक्सपीरियंस चाहे तो टेक्स्ट में लिख के बता सकते हैं या बोल के बता सकते हैं, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। क्योंकि जाते जाते ये तो पता चले ना कि लोगों को क्या समझ में आया और मेरा टाइम देना सफल रहा या नहीं रहा, या उनका टाइम कैसे यूटिलाइज हुआ। आप अपना जो भी है राय विचार बता सकते हैं चाहे तो। आप कुछ बताना चाहेंगे अंशिका जी? तो आप बताइए। इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच सुष्मिता जी। अंशिका जी आप कुछ बताना चाहिएगा? हेलो अंशिका जी, आपको आवाज आ रही है? ऑडिबल? टुगेदर वी कैन, आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ यस, हाँ बताइए अंशिका जी, बोलिए बोलिए। माइक ऑन करके बोल सकती हैं आप या चैट में लिख के बोल सकती हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो बता सकती हैं आप। हेलो, बहुत 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 अच्छी चीज क्लास दी है आपने, थैंक यू सो मच। और टुगेदर वी कैन जी, आप भी बहुत देर से जुड़े हुए थे, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो चैट में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए, लगता है इन तक सॉरी माइक ऑन नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। टुगेदर वी कैन जी का भी नेटवर्क में इशू हो सकता है शायद, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा लगा और मुझे काफी मजा आया पढ़ा के। मैं बता दूं कि मैंने भी पहली बार जूरिस पढ़ा है, आप ही लोगों के साथ पढ़ा है, मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को समझा सकूं और लाइफ से रिलेटेबल चीजें बता सकूं, और आप लोग क्लास में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मेरा भी रिवाइज हो गया और साथ साथ आप लोगों का भी
फायदा हो गया, आप लोगों का भी आसान हो गया, जो भी आप लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। और जो बाद में यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम देके देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं और सीख के आप अपना एग्जाम में पास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर लॉ पढ़ रहा हूं तो अपने लीगल फ्रेटर्निटी को फायदा ना पहुंचाऊं तो फिर मेरा लॉ पढ़ना बेकार है। इसलिए मेरा नारा है कि सब पढ़े, सब आगे बढ़े, सबका हो विकास, सबके जीवन में हो उल्लास, सभी जीवन में पाए अच्छे अच्छे रोजगार और सबका हो जीवन में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव में जुड़े और लाइव में सीखा, समझा, जाना, बुझा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ये खत्म करते हैं, कल फिर गूगल मीट में मिलते हैं 3 बजे। थैंक यू सो मच।